हे गाइस एंड बागुतो के इस एक्सप्रेस वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे गुस्तान की एंट्री के बाद ही चीजें क्या एकदम से चेंज हो गई। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि गुस्तान फेवर चाहता है बैन से, जहां उसे एक सर्टेन आइटम लाने के लिए कह रहा है हिडन फ्लोर से। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे रेचल को ठीक कर दिया गुस्तान ने, और रैक भी शायद किसी मिस्टीरियस जगह पे है जो मोस्ट प्रोबेबली हिडन फ्लोर हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था पहली बार यंग साहब को इन लोगों को मॉनिटर करते हुए। वही बाकी लोगों ने भी फ्लोरो डेथ को छोड़ दिया था और वो बढ़ गए हिडन फ्लोर की तरफ। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे वाला बटन दबा दे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और स्टोरी में आगे देखते रहें। स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है 1 घंटे बाद के इवेंट्स जो कि फ्लोर डेथ पे छोड़ने के बाद हुए थे, जहां हम देखते हैं एक सबमरीन को जो कि थी होकाई सॉन्ग की, जहां हम देख पाते हैं बैम को काफी सरप्राइज और खुश, जो कि ईवा ने काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा था कि कैसे ये लोग ईवा से और डानवा से मिले थे। और यहाँ पे और एक मजनू ये बताता है कि वो दोनों इस करंट टाइम पे टावर के ऊपर क्लाइम कर रहे हैं ताकि वो मिल सके इन्हें हायर फ्लोर पर। बैम भी सुन के काफी अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि असल थोड़ी सी परेशानी कम हो गई थी कि वो लोग ठीक हैं। जहाँ पे कोर भी इस बात से एग्री करता है, लेकिन बैम अब पूछता है रैक के बारे में कि क्या उनके साथ कोई एलिगेटर जैसा दिखने वाला बंदा तो नहीं था, जो वह सुन के यूजे कहता है कि मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया। वैसे तुम्हारे टीममेट ने मुझे कहा था उसके बारे में ढूंढने के लिए, लेकिन दोबारा ढूंढने के बाद भी मुझे कोई और नहीं मिला। मैं सिर्फ उन्हीं 2 लोग को ढूंढ पाया था जिनके बारे में अभी हमने तुम्हें बताया है। ये सुन के तो बैम थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन कून समझाता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, वो एलिगेटर इतना कमजोर नहीं है जो इतनी छोटी छोटी चीजों से मारा जाए, वो अभी भी अलाइव होगा, क्योंकि जब यौन और शॉर्ट प्लान बच गए तो रैक तो मर ही नहीं सकता। इस बात से बैम भी एग्री करता है। और मजीनो काम की बात पे आता है, जहाँ वो कहता है कि फर्ग ने तुम्हें थ्रोन क्यों दिया और उनके पास वो लिक्विड कैसे था जिसके थ्रू वो सेपरेट कर सकते थे रेड थाइसा और जो को। मैं इन बातों के बारे में तुमसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता लगा है ग्रैम साहब और गुस्तान तुम्हें काफी लंबे टाइम से देख रहे थे, और ऊपर से जो चीजें उन्होंने मुझे बताई, मुझे भी एक बेसिक आइडिया तो है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन क्या तुम सही में आउटसाइड से हो? यहाँ पे बैम इस बात को सुन के थोड़ा सा सोचने पड़ जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे तो ये उरिक है तो शायद ये ठीक रहेगा और मैं शायद उरिक के सामने बात कह सकता हूँ। और यहाँ पे बैम कहता है कि जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल टावर के बाहर से आया हूँ। जो सुन के तो उरिक मजनू काफी यार शॉक हो गया था। वहीं पे बैम एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ऐसे तो मैं रियली श्योर नहीं हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद था मैं किसी अंडरग्राउंड जगह पर था उस मोमेंट से जहाँ से मैं पैदा हुआ था। और इसलिए अगर तुम उससे बाहर के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मुझे लगभग कुछ भी मेमोरी याद नहीं है आउटसाइड की। और मुझे भी अपने पेरेंट्स के बारे में तब पता लगा जब मैं फ्लोर ऑफ डेथ पर आया था यहाँ पर। और मुझे ये भी रिसेंटली पता लगा है कि जो किंग ज़हाद है वो मेरे पेरेंट्स के सबसे कट्टर दुश्मन है, जहाँ पे हम यूरी ज़हाद की रिएक्शन को भी देखते हैं। उरिक इस बात को सुने कहता है तो तुम भी आउटसाइड से हो इस टावर के, और तुरंत ही बैम के कंधे पे हाथ रखते कहता है कि तुम्हें इन सब चिंता में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे काफी सीरियस होकर बैम को एक एडवाइस देता है कि जो भी चीजें तुमने यहाँ पे सुनी या जो भी चीजें तुमने यहाँ पे देखी या जो बातें जो चीजें यहाँ के लोग तुमसे चाहते हैं, इन सभी चीजों पे कोई भी अटेंशन मत देना। और यहाँ पे और एक मजनू कहता है तुम हो और कभी भी खुद को मत खोना, अपनी रियल आइडेंटिटी को। जब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं और एक मजनू को यूरी से पूछते हुए कि ये लोग क्या वापस ट्रेन के पास चले जाएंगे, जहाँ पे यूरी कहती है बिल्कुल, क्योंकि इवान और बाकी लोग पहले ही हेल ट्रेन पे जा चुके हैं तो इन्हें भी जाना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले और एक मजनू यहाँ पे पर्टिकुलरली यूरी ज़ात को कहता है कि इन बेबीज के ऊपर अलग से इनको टोकना मत करना ज्यादा, सिर्फ इसलिए क्योंकि काफी क्यूट है तो इन्हें बहुत परेशान करती हो। जहाँ पे यूरी इस बात सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे स्टॉकर से तो कोई एडवाइस नहीं चाहिए। ये ताना सुनकर और एक मजनू थोड़ा सा हंसने लग जाता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड होके फिर बाद में कहता है कि ऐसे टाइम आ गया है कि हम अपने अपने रास्ते निकल जाएं। जहाँ पे वो बैम को कहता है कि ऐसे तो मैं थोड़ा सा सैड हूँ तुम्हें ऐसे जाते देख कर, लेकिन शायद हम वापस किसी और दिन मिले। और इसी के साथ ही उन सभी को एक गुड ट्रिप होने के लिए बाय करते हुए चला जाता है। जहाँ हम देखते हैं एंडोर से अपनी बॉम्ब टेक्निक का यूज करती है हेल ट्रेन तक जाने के लिए। जब ये लोग इनको जाते हुए देखते हैं और हम देखते हैं यूजे को और एक मजनू से कुछ कहते हुए, जहाँ कह रहा था क्या ये सही होगा इस तरह से इनको भेजना, खासकर उस लड़के को। जब एक मजनू कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इन चीजों में, मुझे पता है कि हम किसी दिन जल्दी मिलने वाले हैं हायर प्लेस पर, यानी कि टावर के हायर फ्लोर्स पर, और तो हम ज्यादा खुलकर बात कर पाएंगे। इसके साथ ये लोग भी जाने लगते हैं, लेकिन मजीनो कहता है कि शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हेल ट्रेन के अंदर उस दरवाजे को। ये हिडन फ्लोर का वो दरवाजा था जो कि अभी भी लॉक था, जिसके सामने वैंगनन और बाकी लोग खड़े थे। यह वैंगनन कह रहा था कि ट्रेन पे होने वाले सारे डोर से काफी अलग है और ये देखने में काफी सुपर सस्पिशियस भी है। यहाँ पे क्रागा को हम देखते हो अपनी वापस रियल फॉर्म में आ चुका था और कह रहा था कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि यहाँ क्या कर रहा है।
और मैं चाहे कुछ भी कर लूँ ये ओपन नहीं होता। जो सुनकर वैंगमैन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और एजिटेट हो कहता है तो फिर ऐसी सस्पिशियस जगह पे तुम हमें क्यों लेकर आए हो। इसके साथ ही हम देखिए कराका को, वो काफी आराम से वैंगमैन को पकड़ लेता है और उसे अपने पास लाइक कहता है कि कुछ समय के लिए बस चुप रहो, मैं तुम लोगों को यहाँ पे ऐसे ही किस लिए यहाँ पर नहीं लेके आया हूँ, मैं तुम लोग का यूज करने वाला हूँ एज अ बेट। जब वैंगमैन अब समझ जाता है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वही कराका कह रहा था मुझे नहीं पता कि वो लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग जरूर बहुत यूजफुल होने वाले हो जब वो लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे कराका धमकाते हुए कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ अगर तुम वैसा करते रहो तो शायद मैं तुम लोग को जिंदा छोड़ दूँ। और यहाँ पे ये भी कहता है कि मेरी मदद करो वियोल को पकड़ने में। जहाँ पे वैंगमैन के मन के अंदर थॉट था कि ये बास्टर्ड कि अपने कुछ इविल प्लान है, वही हम दूसरी तरफ देखते हैं यूरी ज़ाद, बैम, कून एंड डोर्सी को, जो कि आ गए थे वापस हेल ट्रेन पर। यहाँ पे साची उनके सामने आके कहता है तो क्या और एक मजे यहाँ से चला गया, जिसमें मैम कहता है हाँ। वही बोरो जो पीछे कर रहा था काफी एक्साइटेड था, कह रहा था मुझे विश्वास नहीं होता मैंने इतने सारे पावरफुल लोगों को टावर के अंदर इन पर्सन देखा है। यहाँ तक कि उसका मानना था कि अगर वो अपनी किसी दोस्त को इसके बारे में बताए भी तो कोई भी उनका विश्वास ही नहीं करेगा। वही दूसरी हम देखते हैं डोर्सी को, जो कि एक्सरसाइज करने में लगी थी और कहती मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं बांग बॉन्ग ड्राइवर बन गई हूँ किसी प्रिंसेस की जगह, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। जिससे वह उसे थैंक्स करता है और कहता है श्योर। यहाँ पे डोर्सी बैम की तरफ देखने लगती है जैसे कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन फिर उसी के अगले पल जाने लगती है कहते हुए कि नेवर माइंड, तुम लोग भी जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। बैम को रिएक्शन को समझ नहीं आता, जहाँ पे कून कहता है इसके हम ज्यादा सोचो मत, ये पहले से ही वैसी है। दूसरी तरफ देखते यूरी ज़ाद को, जो कि ऐसे कह रही थी बैम को कि मुझे इवान से मिलने जाना है, बाकी डिटेल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे जैसे यूरी जाने लगती है वो पलट के वापस बैम को देख के कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने फ्लोर डेथ पे क्या सुना, लेकिन तुम जैसे हो वैसे ही बने रहना, जस्ट हैंग इन देयर। जो सुनकर बैम थोड़ा सा स्माइल करता है और थैंक यू करते हुए कहता है बिल्कुल। जहाँ कून को भी देखते हैं जो कि रेस्ट करने चाह रहा था, लेकिन वो बैम से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद हम सुनते एक शोर को, जहाँ पे कून कह रहा था मास्टर की हिडन फ्लोर की वो भी। और यहाँ पे हम देखते बैम को वो मास्टर की दिखाते हुए कून को, जहाँ बता रहा था कैसे गुस्ताख ने कहा था कि अगर वो इस मास्टर की का यूज करेंगे तो हिडन फ्लोर में जा सकते हैं। जहाँ पे कून कहता है रियली काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, आई मीन हिडन फ्लोर के बारे में बताना। और साथ ही में ये देख पाएंगे यंग ज़हाद को भी कि जब वो यंगर था जवान था तो वो कैसा था। यहाँ पे बैम कहता है तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरे को भी अभी तक बस इतना ही पता लगा है। जहाँ पे उस मास्टर की को देखते हुए कह रहा था कि मुझे ये तो नहीं पता कि इसका यूज कहाँ पे करेंगे। जो सुनकर कून भी सोचने पड़ जाता है और सोचता है कि हमें साची और बोरो तो इस बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका जो डाटा है वो इरेज हो जाएगा डाटा वर्ल्ड से। इस केस में उन्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि मास्टर की को कहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन तभी इनके पास एक आइडिया आता है और सोचते हैं कि शायद वो हमें बता सकता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग है स्टाफ लॉजिंग के डिपार्टमेंट में, जहाँ इनके सामने खड़ा था स्ट्रेन का असिस्टेंट। और ये बंदा तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो रखा था और अंदर तक खिला हुआ था ये चीज सुन के, क्योंकि मास्टर की के बारे में इसने आज से पहले कभी सुना ही नहीं था कि ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक कि उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये लोग सीरियस है जब तक कि वो मास्टर की अपनी आंखों से नहीं देख लेता। अब बैम ये मास्टर की उसे दिखाते हुए कह रहा था कि मुझे पूरा भरोसा था क्योंकि तुम असिस्टेंट चीफ इंजीनियर हो इस ट्रेन पे, तो तुम्हें पक्का पता होगा इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। जहाँ पे बंदा कहता है कि मुझे मैनुअल में पढ़ के तुम्हें बताना होगा, जो सुन के तो कौन सा उसमें पड़ जाता है कि यहाँ पे जो चीजें होती है उसके लिए कोई मैनुअल है। ये बंदा थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि ऐसे तो मुझे सारी चीजें याद होनी चाहिए, लेकिन मैं इसे कभी पढ़ा ही नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। जहाँ हम देखते हैं इस बुक के अंदर इस मास्टर की के बारे में मेंशन था, जहाँ कहता है कि इसका यूज करके डाटा को एक्सेस किया जा सकता है जो कि हिडन फ्लोर के अंदर है। अगर किसी केस में कोई बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम आती है तब इस बुक के अंदर ये भी इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर इस मास्टर की को यूज करना है तो उन्हें उस रूम में जाना होगा जिसका नाम है टाइम पास्ट, जिसके साथ इस रूम की लोकेशन बताई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि इस ट्रेन के अंदर यानी कि उस लोकेशन में पर्टिकुलर 9 PM पे ही एंटर किया जा सकता है। जहाँ पे इस रूम के अंदर एक डोर मिलेगा जो कि इस की के साथ उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर खोला जा सकता है। और साथ ही यहाँ पे ये भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग एंटर कर सकते हैं जिनका डाटा पहले से वहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर कोई सेम बंदा इसका डाटा प्रेजेंट है वो बंदा जाएगा तो वहाँ पे डाटा क्लैश होगा और इस केस में उन्हें अपना पहले का डाटा इरेज करना होगा तभी वो लोग जा सकते हैं। और साथ ही वहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखी होती है कि अगर यहाँ पे एंटर करने के बाद एग्जिट करना ये लोग ढूंढने में फेल हो जाते हैं तो ये हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाएंगे पूरी इटर्निटी के लिए। यहाँ पे ये बंदा भी सोचने पड़ गया था कि कौन से रूम यानी कि टाइम पास्ट के बारे में बात हो रही है। इसने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, ना इसे किसी ने बताया। और इस बुक के अकॉर्डिंग तो मास्टर की खो चुकी थी तो इसे कोई यूज नहीं कर सकता था, तो इन लोगों को ये की कैसे मिली।
दूसरी तरफ कून को जैसी इन्फॉर्मेशन मिली वो बैम से कहता है कि हमें उस रूम को ढूंढना शुरू करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पार्ट्सो को और स्लीपी को और साथ ही में हाकिन की लास्ट क्लोन को भी। यहाँ पे दोनों टीममेट एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पार्ट्सो इससे पूछती है कि तुमने फ्लोर डेथ पे क्या किया, वो कैसा था, वहाँ पे कैसे क्रेजी बैटल हुई, आखिर मुझे सारी चीजें बताओ काफी आराम से। लेकिन वो देख के चीज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि स्लीपी हेड तो सो रही है। हम देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट ही स्लीपी हेड वहां से जाने लगते कहते हुए कि मुझे अभी और सोना है। इसके साथ ही पार्ट्सो समझ में नहीं आता कि वो इतने सालों से एक साथ है और ट्रेवल कर रहे हैं टावर में, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते स्लीपी हेड को जो कि मोबाइल पे यानी अपने डिवाइस पे चैट करी थी और उसके मैसेज हम देख पाते हैं कि उसने लिखा था कि जैसे ही उसे वो आइटम मिलेगा वो एज सून एज मिलते के साथ ही उसे डील कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ देखते कुनो बैम को जो कि सारी बातें डिस्कस कर रहे थे, उन्हें कौन से रूम को ढूंढना है और कैसे उनका काम बढ़ गया। लेकिन वो खुश थे कि उन्हें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन कून यहाँ पे रुक के बैम को एक इंपॉर्टेंट बात कहता है। वो कहता है कि अभी के लिए हिडन फ्लोर के जो भी स्टफ है उसे अपने बीच में ही रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि पूर्व साथी अपना डाटा डिलीट करवाना चाहेंगे भी या नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि क्रिस्टल के अब शेप थे, इसी से पता लग रही थी कि जो अगला स्टेशन है वो लास्ट स्टेशन होने वाला है और इसीलिए उन्हें उस स्टेशन में पहुंचने से पहले हिडन फ्लोर में जाना होगा। क्या ये कर पाएंगे या नहीं, ये सब चीजें ये ट्राई करने के बाद ही पता लगा सकते हैं। यहाँ पे गुन बैम से पूछता है क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है, जिसपे बैम समझ नहीं पाता है कि वो एक्चुअली क्या पूछना चाहता है। जिसपे कून कहता है क्योंकि तुम्हारे पास अब सेकंड थ्रोन भी है, क्या तुम भूल गए। जब बैम थोड़ा सोचने पड़ जाता है और कहता है कि ऐसे तो मुझे अभी फील नहीं हो रहा कि मेरा अपना है। जहाँ पे बैम के फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि कैसे वो इस थ्रोन को जो कि सील किया उससे अपने साथ लेकर आया है, लेकिन उसे अभी भी अंदर से फील नहीं हो रहा अच्छा उसे यूज करने के लिए, क्योंकि उसने रेचल के साथ एक प्रॉमिस किया था और टेस्ट में इक्वली पार्टिसिपेट करने का। साथ ही उसे अभी बुरा लग रहा था फ्लोर डेथ के लोगों के लिए। हम देखते बैम को एक अलग चीज डिसाइड करते हुए, जहाँ उसने ये सोचा था कि जैसी रेचल उठ जाएगी वो किसी तरह का रीजनेबल मेथड यूज करेगा ताकि वो डिसाइड कर सके इन दोनों में से किसको ये चीज रखनी चाहिए। कून कहता है अगर तुम्हारे दिल को इसी सुकून मिलता है तो यही सही। वहीं पे बैम एक और बात बताता है कि जैसे मेरी जो की बैटल खत्म हुई थी उसके बाद से मैं ये भी कर पाता हूँ। जहाँ हम देखते काफी सारी लाइटनिंग को जो कि उसकी बॉडी के पीछे निकल रही थी। बैम ने ये शिंशु ब्लास्ट किया था बिना अपने हाथ को भी यूज किए हुए, यानी कि टोटली उसका कंट्रोल था शिंशु के ऊपर, जहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। जो देखे तो कौन सरप्राइज हो गया था कि आखिर शिंशु कहाँ पर आया। जहाँ पे मैं समझाता है कि जो चीज पहले से अवेलेबल थी इन्वायरमेंट में उसने उसी का यूज किया था। और यहाँ पे ये भी बताता है कि कैसे उसका जो रेंज है बैटल के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उसकी बाकी सारी कैपेबिलिटीज भी काफी गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि रेड थाइसा उसके पास है। जहाँ हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को बैम के ठीक पीछे, जो चीज कून के लिए काफी ज्यादा इनक्रेडिबल थी। वहीं पे अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं हॉकनी को जो कि एक मिस्टीरियस आइटम को देख रहा था और उसे देख के सोच रहा था कि मुझे अपनी आंखें तो वापस मिल गई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे यूज कैसे करूंगा। और यहाँ पे हम भी देखते हैं हॉकनी को सोचते हुए कि कैसे रेड लाइट जो उसकी पेंटिंग थी उसका एक फ्रैगमेंट अभी भी उस वुमन के पास है जहाँ वो यूरा की बात कर रहा था, और ये सभी चीजें उसके लिए एक मिस्ट्री रहेंगी जब तक उसे वो आखिरी पीस नहीं मिल जाता। लेकिन ये बात उसे याद आती है कि कैसे जो 3 झरने थे यानी वाटरफॉल था उसी के पास बैम को थ्रोन फ्रैगमेंट मिला जो कि पेंटिंग बनाई थी हॉकनी ने, जो कि डिपिक्ट करता था वाटरफॉल को, और वहां पे उसे एक पीस मिला थ्रोन फ्रैगमेंट का। और शायद जो आखिरी पीस उसकी पेंटिंग का है वो उसे दूसरी लोकेशन के बारे में बताए कि थ्रोन फ्रैगमेंट कहाँ पर है। शायद ये सारी चीजें इसी तरह से डेस्टिन है ताकि हॉकनी मदद कर सके थ्रोन ढूंढने में, या ऐसा करे कि थ्रोन अपने आप ही पूछ रहा है हॉकनी को ताकि वो मदद कर सके बैम को ढूंढने में। दूसरी तरफ देखते हैं फ्लोर डेथ पे गुस्तांग को जो कि कह रहा था कि चीजें अभी तक सही चल रही हैं। ऐसे तो मुझे पता था कि उरिक मजीनों के यहाँ होने की वजह से चीजें काफी यार चेंज भी हो सकती थी, लेकिन कभी के लिए तो बिग पिक्चर बिल्कुल भी बदली नहीं है, यानी कि जैसी चीज होनी चाहिए थी वैसे ही चल रही हैं। उसने थ्रोन का सेकंड फ्रैगमेंट डिलीवर कर दिया है। यहाँ तक गुस्तांग ये भी कहता है जो तुम्हारा मोहरा था मैंने उसे एक खास चीज भी दे दी है, एक गिफ्ट यहाँ आने से पहले। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते रेचल को जागते हुए जो कि काफी अजीब और शौक में थी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज है। जहाँ हम देखते उसके सामने काफी अजीब सी चीज है जिसे रेचल को देख के समझ में नहीं आ रहा था कि भला उसे क्या दिखने लग गया एकदम से। यहाँ पे गुस्तांग जब ये बात कह रहा था हम देखते बैम को और साथ ही रेचल को भी, जहाँ गुस्तांग कहना था कि समय ही बताएगा कि इन दोनों को जो गिफ्ट मिले हैं वो एक गिफ्ट है या फिर एक डिजास्टर, और ये चीज टोटली डिपेंड करेगी इन दोनों के ऊपर ही। वही रेचल जिस चीज को देख रही थी उसे टच करने की कोशिश करती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज है जो जागने के बाद से वो देख पा रही है, लेकिन जैसे उसके टेल को छूती है वो चीज गायब हो जाती है और अब तो रेचल को और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया। तभी कुछ सेकंड बाद हम देखते बैम को इस कमरे में आते हुए
जो कि रेचल को उस जगह देखकर काफी खुश था और यहाँ पे रेचल से पूछता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। रेचल भी बैम को नोटिस कर लेती है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मीटिंग रूम में, यानी ट्रेन में अब स्ट्रेटजी बन रही है क्या करना है। यहाँ पे हम देखते हैं साची को, बोरो को बैठे हुए और उनके सामने कून को। बोरो यहाँ पे काफी ज्यादा अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा था और कह रहा था कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम अभी तो फ्लोर ऑफ डेथ से वापस आए हैं और अब तुम्हें कहीं और भी जाना है। यहाँ पे कून काफी सीरियस होके काफी सिंपल भाषा में लोग कहता है कि चीजें बस कुछ ऐसी ही चल रही हैं, लेकिन मैंने और बैम ने डिसाइड किया है कि हम लोग तुमको एक चॉइस देंगे, अगर तुम चलना चाहो हमारे साथ तो ऑब्वियसली हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं कर सकते खतरे उठाने के लिए, वो भी हमारे लिए। जो सुनकर साची पूछता है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे कून कहता है कि सॉरी मैं इस बारे में नहीं बता सकता क्योंकि इसके बारे में एक सर्टेन कंडीशन है। उससे पहले जब साची इस बात को काफी ध्यान सुना था, कून कहता है कि मैं काफी अप्रिशिएट करूंगा और तुम मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम सब कुछ भूल जाओगे उस प्लेस के बारे में। और यहाँ पे कून जान से पहले कहता है कि मुझे पता मैं कितना रिडिकुलस साउंड कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और जो भी लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं बिना मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे हुए। ऐसे तो ज्यादा डेंजरस होगी फिर भी, और जो भी मेरे साथ चलना चाहेगा वो स्लीपिंग कार के ठीक सामने 2 o'clock पे आ सकता है अगले दिन। ये चीज सुन के साथ गया था, ठीक है मैं समझ गया लगभग तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जब बोरो तो काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया था। वहीं पे साची सीधे पूछता है क्या तुम्हें वो रास्ता मिल गया वहाँ जाने का। जब कून कहता है मुझे तो ऐसा ही लगता है, और वो ये भी उन्हें सोचा था कि लगता है साची ने फिगर आउट कर लिया हम किस बारे में बात कर रहे हैं। फाइनली अपनी बात को रिपीट करता है कि जो भी जाना चाहते हैं वो उस टाइम तक वहाँ पर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरी के रूम को, जिसके अंदर इवान, यूरी, एंडोर्सी और यून थे। यहाँ पे कून यूरी को बताता है कि वो हिडन फ्लोर जाने वाले हैं। जब यूरी कहते तुम अपने आप ही वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो, और अगर मैं तुम्हें ऐसा करने भी दूं तो मुझे कम से कम तुम्हारे साथ तो चलना ही पड़ेगा वहाँ तक, क्योंकि क्राका इस ट्रेन पर कहीं भी हो सकता है और ये चीज काफी डेंजरस है तुम्हारे लिए। यहाँ पे एंडोर्सी बेड पे पड़े पड़े कहती है कि तुम मुझे भी लेके चलोगे ना साथ में। जहाँ पे कौन कहता है कि मैं तुम्हें साथ लेके जाने के लिए इंसिस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें रोकूंगा भी नहीं आने से, और अगर ऑनेस्टली कहो तो इस बार तुम्हें सही में तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। और यहाँ पे कौन यून की तरफ देखता है और उससे पूछता है तुम तो चलोगी ना हमारे साथ, लेकिन यून यहाँ पे सरप्राइजिंगली कहते हैं सॉरी मैं इस बार नहीं जा सकती बैम के साथ। जब रूम से बाहर जाते हुए कहती है कि मेरा अपना कुछ काम है जो मुझे इस बार करना है, और ये चीज काफी अजीब थी कून के लिए, क्योंकि आज तो उसने रून को देखा है कि रून का बिहेवियर काफी अलग था और वो व्योल के साथ कहीं भी चली जाएगी चाहे वो नर की क्यों ना हो। और कून रून को ज्यादा देखकर ये भी सोचता है कि शायद इसे हिडन फ्लोर के बारे में कुछ ऐसा पता है जो कि बताना नहीं चाहती। हम देखते हैं हॉकनी को जो किसी रूम में सबसे साइड में बैठा था सबसे चुपचाप, और पूछता है कि बैम कहाँ पर है। कून उन्हें बताता है कि वो रेचल से मिलने गया है। ये चीज सुनते ही के साथ ही एंडोर्सी काफी फ्रीक कर जाती है और कहती रेचल क्या तुम उस बीच के बारे में बात कर रहे हो। कून यहाँ पे कहता है कि उन्हें कुछ बातें करनी है और उसमें भी खासकर हॉकनी की पिक्चर के बारे में। बैम प्लान कर रहा था कि उसे भी अपने साथ हिडन फ्लोर पर लेकर जाए, जो बात एंडोर्सी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती और सीधे कहती है उसे वहाँ पे क्यों लेके जाना चाहता है, चाह कि वो उसे धोखा दे वापस से। लेकिन यूरिया बीच में कहती है कि हम उसे यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो भी काफी सारे सीक्रेट छुपा के बैठी है। यहाँ पे कून कहता है कि काफी सारा डेंजर्स भी हो सकता है वहाँ पे उसे यहाँ पे छोड़ना, और हम ये चीज पता भी लगाने को क्या छुपा रही है। जहाँ हम देखते रूम के अंदर रेचल और बैम बैठे हुए थे। जब बैम ने रेचल को बता दिया था कि वो लोग हिडन फ्लोर में जा रहे हैं, और साथ में पता लगता है उस कंडीशन का भी, यानी कि जो चीज बैम पहले सोच रहा था कि जो भी उस चीज को ढूंढ लेगा पहले वो थ्रोन लग सकता है, यानी कि वो चीज जो कि गुस्सा को चाहिए। बैम को देखते हैं जो कि थोड़ा सा सैड था और कह रहा था कि हमें अपने आप में डिसाइड करना होगा कि रियल ओनर कौन है सेकंड फ्रैगमेंट का। रेचल थोड़ा सा गुस्से में थी और कह रही थी कि तुम मुझे दूसरा चांस क्यों दे रहे हो, इसलिए क्योंकि मैंने कून की जान बचाई, या इसलिए कि तुम मेरे को देखकर दया खा रहे हो। रेचल यहाँ तक भी कहती है कि मेरे ऊपर इतनी दया मत दिखाओ और अपने आप को इतना अच्छा मत समझो, मेरे को तुम्हें दया नहीं चाहिए, मैंने ये सब चीज इसलिए की क्योंकि हम लोग एनिमीज हैं। जो सुनकर बैम कहता है तो अपने बारे में कुछ ज्यादा अच्छा सोचने लगती हो, मैंने ये चीज इसलिए की जैसा ही तुमने कहा हम दोनों एनिमीज हैं और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कंपटीशन बिल्कुल फेयर रहे, और वैसे भी मुझे हॉकनी की पिक्चर ही वापस चाहिए, और कुछ बातें और भी है जो तुमसे जानना चाहता हूँ अपने बारे में, तो इसीलिए ये सारी कंडीशन और ये सारी शर्त है। और उसके साथ ही बैम उठ के वहाँ से जाने लगता है कहते हुए कि कल टुमारो आफ्टरनून में 2 बजे अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो, और हम लोग वहाँ से साथ ही हिडन फ्लोर जा सकते हैं। जहाँ पे जाते बैम से फाइनली ये कहता है कि तुम काफी ज्यादा रेस्ट करो तब तक के लिए रेचल। इसके साथ ही उस रूम से बाहर चले जाता है, लेकिन वो अभी भी कुछ सोच रहा था। जहाँ हम देखते हैं कि बैम के गाल पे एक स्क्रैच होता है और उससे एक ब्लड ड्रॉप निकलता है, जो देखो उसे समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हुआ और वो ब्लीड क्यों कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं उस रूम के अंदर अब जहाँ रेचल के सामने वही अजीब सी चीज एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बन गई थी, और शायद ये कट भी उसी चीज ने दिया था बैम को, जिसके बारे में उसे पता तक नहीं लगा।
इसके सामने एंडोर्सी आ गई थी जो कि काफी गुस्से में लग रही थी और यहाँ पे एंडोर्सी सीधे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने डिसाइड किया तुम रेचल को हिडन फ्लोर पे लेके जाओगे। मैं उसे समझाने की कोशिश भी करता है लेकिन एंडोर्सी साफ कहती है कि मैं कोई बहाने नहीं सुनने वाली और तुम कब तक उस बीच को डिफेंड करने वाले हो। तो मैं उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे डिफेंड नहीं कर रहा लेकिन एंडोर्सी कहती है मुझे पता है तुम काफी सारे स्टफ को पता लगाने की कोशिश कर रहे हो उसके थ्रू और वो पिक्चर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और जब बैम कहता है बिल्कुल सही तो एंडोर्सी गुस्से में आके कहती है कि बस थोड़ी सी देर रुको मैं भी वो पिक्चर लेकर आती हूँ और साथ ही सारे सीक्रेट भी जो कि वो छुपा रखी है। बैम से पूछता है कि तुम क्या करना चाह रही हो लेकिन एंडोर्सी कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो कि रेचल की सेफ्टी के बारे में मेरे सामने और तुम्हें मेरी सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मैं शायद तुम्हारी टीम का पार्ट भी हूँ अगर तुम भूल गए हो तो। जब बैम उसे नहीं रोकता एंडोर्सी जाते ये भी कहती है कि अगर तुम सोचते हो कि तुम रेचल को टीम में लेकर आओ तो तुम्हें मेरी परमिशन की भी जरूरत है जिस चीज से बैम भी एग्री कर जाता है। वहीं अगले पल हम देखते हैं कि एंडोर्सी को रेचल के रूम में आते हुए जो कि कह रही थी रेचल को देखते हुए कि जितना मैंने सोचा था उससे काफी यार रिलैक्स फील कर रही हो तुम तो जबकि तुम उन लोगों से घिरी हुई हो जो कि तुझसे नफरत करते हैं। वहीं हम देखते हैं रेचल ने भी एंडोर्सी को नोटिस कर लिया था। एंडोर्सी उसके पास आके बैठ जाती है और सीधे पूछती है कि तुम और कितने लंबे समय तक बैम से चिपकी रहोगी या ऐसे कहो कि बैम के पीछे लगी हुई हो। जो सुन रेचल कहते हैं कौन किसके पीछे लगा हुआ है। एंडोर्सी कहते मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। एंडोर्सी कह रहा था कि तुम हमेशा कहते हो कि तुम बैम को देख भी नहीं सकती लेकिन फिर भी तुम उसी के आसपास घूमती रहती हो। तो सुनकर रेचल हंसने लगती है। एंडोर्सी कहते हैं तुम्हें काफी ज्यादा फनी लग रहा है जो तुम इस सुनकर हंस रही हो। जहाँ पे रेचल कहती है क्या तुम मेरे से जलन फील करती हो। जहाँ पे एंडोर्सी दूसरी तरफ देखते कहती है या ये रिस्पॉन्स रेचल ने बिल्कुल सोचा नहीं था। वो कहते मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तुम्हें मुझसे जलन होती है और यहाँ तक भी कहती है कि आप तुम्हारे पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं चाहती हूँ। तुम्हारी जैसी पर्सन भला मुझसे क्यों जलन कर सकती है। ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग है। एंडोर्सी पूछती है कि मेरे पास ऐसी कौन चीज है जो तुम्हें चाहिए। जहाँ पे रेचल काफी ज्यादा एक्साइटेड होके कहती है तुम काफी ज्यादा सुंदर हो ऊपर से पावरफुल भी हो और साथ ही तुम एक प्रिंसेस भी ऑफिशियली। ये ऐसे कहिए तुम किसी फेरी टेल की हीरोइन जैसी हो। अब रेचल लंबी सांसें भरकर कहती कि मैं तो विश करती हूँ कि काश मैं भी ऐसी पैदा होती जिसके पास ये सारी चीजें होती। यहाँ पे रेचल एंडोर्सी से देखते कहती है कि हम दोनों के हाथ किसी के खून से रंगे हुए हैं जबकि हम टावर पे चढ़ने आए थे लेकिन एक तरफ मैं हूँ जिसको लोग नेस्टी बिच कहते हैं और दूसरी तरफ तुम हो एक ब्यूटीफुल कूल हेडेड प्रिंसेस और लोगों ने तुम्हें माफ भी कर दिया जो भी चीजें तुमने की। कितना अच्छा लगता है ना क्योंकि जब तुम सुंदर होते हो तो लोग तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। और रेचल यहाँ तक भी कहती है कि अगर मैं बैम की जगह होती तो शायद मैं भी तुम्हें लव करती लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि बैम मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है मुझे क्यों फॉलो करता है कौन जाने इस बारे में। या ऐसा करें कि तुम्हें यही बात तो परेशान करती है एग्जैक्टली। एंडोर्सी इस बात को सुन कहती है तुम सही में बियॉन्ड हेल्प हो यहाँ से बाहर आओ। और वो मुक्का बनाते कहती है कि मैं तुम्हारी सारी पर्सनैलिटी को ठीक कर दूंगी। तो जब हम देखते रेचल को एंडोर्सी दूसरे रूम में जहाँ पे वहाँ पे रेचल पूछने पर बताते हैं एंडोर्सी कि मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगा दिया है ताकि कोई भी यहाँ बीच में ना आ सके। वही हम देखते हैं एंडोर्सी को एक डंडा निकालते हुए जहाँ वो कह रही थी कि चलो हम ट्राई करते एक सिंपल सा टेस्ट तो मुझे अपनी स्किल दिखाओ। जो कि डंडा वो रेचल की तरफ फेंक देती है। चाहे रेचल कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो तुम एक प्रिंसेस हो जहाज हो मैं वाला तुम्हें कैसे हरा सकती हूँ। और रेचल चिल्लाते हुए कहती है कि तुम तो सिर्फ अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालना चाहती हो ये टेस्ट कम्प्लीटली अनफेयर है। लेकिन वहीं भी दूसरे एंडोर्सी अपना सबसे पहला अटैक कर दी थी कहते हुए कौन सी नाइंसाफी की बात करी हो। क्या तुम्हें सही में लगता है जब टावर पे चढ़ने की बात आती है तो यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस है। क्या एनिमीज एक दूसरे पर हल्के में जाते हैं अगर उनका एनिमी एक वीकर होता है या तुम मेरे से ये चाहते हो कि तुम कमजोर हो इसीलिए मैं तुम्हें अपनी फुल फोर्स से ना हराऊं। यहाँ पे एंडोर्सी इस किक के साथ ही नीचे कैरी होती है जो कि सामने जिमने पड़ी थी कि रोना धोना बंद करो और खुद को प्रूफ करो मेरे सामने यहाँ पर या फिर यहाँ से निकल जाओ इस टावर को छोड़कर। जहाँ नीचे एक पंच करने की कोशिश करती है लेकिन एंडोर्सी एक और किक मारती है रेचल को जिसके बाद रेचल वापस उसी कोने में जाके गिरती है जहाँ पहले पड़ी हुई थी। जहाँ एंडोर्सी कहती है टेरिबल तुम्हें लगता है तुम किसी प्लान के साथ आई होगी ताकि तुम अपना स्किल यूज कर सको लेकिन तुम्हारा जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल भी अजीब है। यह ऐसा कहे कि तुम्हें हेल्प की जरूरत चाहिए हमेशा। एंडोर्सी नीचे की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो तुम हो जिसे जितनी जरूरत थी उसे काफी ज्यादा चीजें मिल गई या ऐसा कहें जितना तुम डिजर्व करती थी उससे ज्यादा तुम्हारी एबिलिटी से ज्यादा तुम्हारे एफर्ट से भी ज्यादा तुम्हें चीजें मिली हैं आज तक ताकि मुझे जिसे तुम जलन करती हो। जहाँ चल कहते डोंट बी रिडिकुलस। और यहाँ पे देखते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट यानी कि वो अजीब सा मॉन्स्टर जो कि रेचल के पास था और उसका और आपको जैसे चेंज हो जाता है। वहीं दूसरी सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं बैम को और हॉकनी को। बैम हॉकनी को देख के पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो क्या तुम अपनी पिक्चर लेने आए हो मेरे पास। जब वो नहीं कहता है सॉर्ट ऑफ ऐसे तो मैं काफी क्लोज हूँ इस चीज के लेकिन मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है। जो हॉकनी काफी डरा हुआ था और कह रहा था मुझे बैड फीलिंग्स आ रही है
लेकिन मैं कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे अग्नि कहता है मैं किसी की मौत को यहाँ आसपास देख पा रहा हूँ, ऐसा फील कर पा रहा हूँ जैसे कोई मरने वाला है। जहाँ हम देखते दूसरे एंडोर्सी को, जो कि कह रही थी कि मैं कुछ देख तो नहीं पा रही हूँ लेकिन मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, इतना ज्यादा कि ऐसे लग रहा है कि मेरी बॉडी अपने आप कह रही केयरफुल रहने के लिए। जहाँ देखते हैं एंडोर्सी को एक अटैक करते हुए रेचल के ऊपर। उसके जस्ट बाद ही वो मॉन्स्टर रेचल को डिफेंड कर लेता है और उस अटैक को खराब कर देता है या ऐसा कहे आराम से ब्लॉक कर देता है, जो देखकर तो दोनों ही सरप्राइज जाते हैं रेचल और एंडोर्सी के अभी क्या हुआ। हॉगनी की इसी शॉकिंग प्रेडिक्शन यानी कि वो मौत को फील कर पा रहा है आसपास, आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन इसी चैप्टर के साथ ही काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, जैसे कि आखिर ये मॉन्स्टर क्या है और आखिर गुस्तांग ने रेचल को क्यों दिया था। वही दूसरी तरफ जो दोनों गिफ्ट जो कि गुस्तांग ने दिए थे बैम और रेचल को, यानी कि थ्रोन और ये मॉन्स्टर, ये कौन से पर्पस को सर्व करने के लिए दिया गया है, आखिर वो क्या टेस्ट करना चाहता है। वहीं पे वो आइटम क्या चीज है जो कि गुस्तांग एज अ फेवर चाहता है बैम को लाने के लिए। दूसरी तरफ हम अब पहली बार यंग टाटा ज़ात को भी एक्शन में देख पाएंगे हिडन फ्लोर के अंदर। तो हिडन फ्लोर आखिर कितना खतरनाक होने वाला है इन लोगों के लिए, कौन जाने के लिए रेडी होगा और कौन पीछे रुकेगा, तो इन सभी के आंसर आपको मिलेंगे आने वाली वीडियोस में। वहीं पे ये लोग अब रैक से कैसे मिलेंगे, तो ये सभी चीज देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।